बैगन की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इसी कारण किसान सालों भर इसकी खेती करते हैं। लेकिन इस फसल पर आजकल छोटी पत्ती रोग का प्रकोप अधिक देखा जा रहा है, जिससे पौधों में फूल और फल नहीं बनते हैं। ये फसल में बड़ी तेजी से फैलता है और इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार राजपूत। बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है। और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उस पे तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। संक्रमित पौधे में प्रमुख लक्षण पौधे का बौनापन, छोटा इंटरनोड, पत्ती के आकार में कमी तथा फीलोडी लक्षण होते हैं। प्रारंभिक संक्रमण की अवस्था में कोई फल फूल नहीं बनता है और उपज में गंभीर नुकसान होता है। देर से संक्रमण की स्थिति में रोगी पौधों में फल विकृत हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इस रोग के कारण बैंगन की उपज में 40% तक की कमी आ जाती है। बैंगन का ये रोग आमतौर पर फसल बोने के 1 महीने के बाद प्रकट होता है और बाद में महामारी बन जाता है। रोग के गंभीर होने की अवस्था में उपज में नुकसान 100% तक हो जाता है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि आपके प्रक्षेत्र के आसपास जितने भी खरपतवार जिसको हम खर बोलते हैं वो आप पहले उसको हटा दें। हटाने के साथ साथ अगर आपके आसपास किसी भी तरीके से धतूरा या इस तरीके के जंगली बैगन की कोई प्रजाति लगी हुई है उनको भी आप हटा दें। दूसरा, जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। और बीज उपचार करने के लिए किसान भाई सामान्य दवा अगर हम देखें तो कार्बेंडाजिम करके मार्केट में उपलब्ध है। इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। जब रोपाई के लिए पौध बढ़ जाता है उसको जब रोपाई के लिए मुख्य प्रक्षेत्र भूमि में ले जाते हैं उस समय जड़ों का उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मार्केट में दवा आती है टेट्रासाइक्लिन। 1 ग्राम जो मात्रा है दवा की उसको 10 लीटर पानी में घोलकर जड़ों को उपचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा रोग रोधी किस्मों की बोनी करें। सही फसल चक्र अपनाएं। रोपाई के 15 दिन बाद फसल में सावधानी के लिए 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से नीम तेल का छिड़काव करें। अगर खेत में रोगी पौधा दिखाई दे तो उसे सावधानी पूर्वक उखाड़ कर जला दें या खेत से बाहर जाकर मिट्टी में दबा दें। और खड़ी फसल में रोग की रोकथाम के लिए वाहक कीटों का नियंत्रण करें। इसके लिए खेत में जगह जगह पर नीले और पीले रंग के चिपचिपे टैप लगाएं। जब हम रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं। और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमेथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमेथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। तो ये तो जो हो गया आपका रासायनिक प्रबंधन। इसके अलावा अगर आप टेट्रासाइक्लिन जिसको अभी हमने आपको दवा बताया था उसका पुनः अगर आप इस घोल का इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम प्रति 10 लीटर की दर से तो भी यह जो है इस बीमारी को नियंत्रित करने में बहुत सहायता देती है। इन रासायनिक दवाओं को भी उपयोग करते समय किसान भाइयों को सावधानी क्या रखना है कि कभी भी दवा की जो मात्रा है वो अधिक डोज में ना दें
और जब स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि शाम के समय इस तरह स्प्रे करें दवा का, ताकि जो दवा की गुणवत्ता है वो अच्छे से बनी रहे। और साथ ही साथ जब स्प्रे करते तो आप ये ध्यान रखिए कि हवा का जो दिशा है वो ज़्यादा तेज हवा ना चल रही हो, और उसकी दिशा जो है हवा की इतनी तेज ना हो कि आपकी दवा जो है हवा के द्वारा बाहर प्रक्षेत्र से बाहर निकल जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज़्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। बिहार और झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश सामान्य रूप से बहुत ही कम हुई है और ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले किसान या तो खरीफ फसलों की बोनी नहीं कर पाए हैं या उनकी फसलें खेत में ही सूख गई है। इस स्थिति में अभी इन खेतों में सरगुजा की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सरगुजा की खेती आप किस तरह से करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रिया सुपल सुरीन से। मैं आज सरगुजा के बारे में बताना चाहूँगी, जिसे किसान भाई चाहे हमारे झारखंड में इसे रामतिल या जटंगी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्रमुख तिलहनी फसल है और एक पारंपरिक फसल भी है जिसको हम बोलेंगे, जिसमें किसान हमारे पारंपरिक तरीके से मैंने काफ़ी दिनों से इसे लगाते आ रहे हैं। इस मौसम में जैसे अभी बारिश की कमी है, झारखंड में बारिश हो नहीं रही है, तो वैसे ये में किसान भाई अच्छा विकल्प है सरगुजा को अगर ले तो, जिससे कि खेत खाली ना रहे और अच्छी आमदनी ले सकते हैं। खेत की जैसे अभी समय है, धान का वो शायद लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, पर ऊपरी ज़मीन में या टार ज़मीन में अभी भी खेत खाली है। तो मैं चाहूँगी किसान भाइयों से कि लोग अभी खेत की तैयारी कर लें, जिसमें एक दो गहरी जुताई कर लें, पाटा चला लें और जितने भी खरपतवार हैं उन्हें निकाल लें, जिससे कि 1-2 सप्ताह में वे लगा सकते हैं। सरगुजा की खेती प्रायः अगस्त के मंथ में होती है, जैसे हम लोग वैज्ञानिक तरीके से बोलें तो अगस्त माह इसके लिए सबसे उपयुक्त है। खेत की तैयारी के लिए देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की 2 बार गहरी जुताई कर पाटा लगा दें और इसके साथ ही जमीन की उत्पादकता को अपनाए रखने के लिए अंतिम जुताई के पूर्व लगभग 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से मिला दें। इसमें है 45 केजी यूरिया और 130 केजी MOP और 130 केजी SSP और 30 केजी MOP डाला जाता है। और यूरिया की आधी मात्रा सोइंग के समय और आधी मात्रा बाद में डालते हैं। जो आधी मात्रा बच गया है उससे हम 20 या 25 दिन में टॉप ड्रेसिंग के तौर पर डाल सकते हैं। तो सरगुजा में सबसे पहले प्रभेद का बात होता है, कौन सा प्रभेद ले, बीज कहाँ से लाएं। तो हमारे विश्वविद्यालय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 4 वेराइटी सेंट्रल लेवल से विकसित की गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में भी चलता है और झारखंड में भी है, जिसमें बिरसा नाइजर 1, 2, 3 और पूजा विकसित की गई है, जिसकी उपज क्षमता बहुत अच्छी है, करीब 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और समय है इसका मैच्योरिटी पीरियड लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाता है। तो किसान भाई यहाँ की वैरायटी को उपयोग में ला सकते हैं। सामान्य तौर पर बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करती है। सरगुजा की कतारों में बुआई करने पर 5 से 6 किलोग्राम साफ एवं स्वस्थ बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। वहीं छिड़काव विधि से बुआई करने पर 7 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। सरगुजा में इसमें सोइंग की जो लगाने की विधि है वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि किसान ऐसे ही छींट देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर छींट भी रहे तो उसे बालू मिलाकर करें, जिससे पौधे की दूरी मेंटेन रहे और पौधे अच्छे से विकसित हो। अगर किसान भाई लाइन से लाइन करते हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी होती है, लाइन से लाइन की दूरी, और प्लांट टू प्लांट है इसका 10 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद लगाने के बाद खरपतवार अगर आता है तो कम से कम 15 से 20 दिन में
एक बार निकाई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे पौधे अच्छे से विकसित होंगे और इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खरपतवारों का प्रकोप दिखाई देने पर एक निराई गुड़ाई कर दें। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालीन 3.3 लीटर दवा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में बारिश बहुत ही कम हो रही है, तो अगर किसान भाई उसे लगा भी लेते हैं तो कम से कम एक सिंचाई उसे दे देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भी ये पानी माने कम पानी वाला पौधा है या क्रॉप है, तो इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता है, पर बढ़ने के लिए तो पानी चाहिए ही। इसलिए एक इरिगेशन अभी दे देना होगा सितंबर माह में, और एक फूल आने के समय देने से यह अच्छी उपज देता है। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल रहेंगे तथा कहीं अच्छे तो कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। शहर के नजदीक वाले किसान इस समय गेंदा फूल की भी खेती कर सकते हैं। विभिन्न सब्जियों वाली फसलों के खेतों में जल निकास के लिए बनी नालियों को मजबूत करें। खरपतवार नियंत्रित रखने के लिए निकाई गुड़ाई अवश्य करें और इसके बाद आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम को देखते हुए करें। साथ ही दवा के घोल में सैंडोवेट या टीपोल 5 मिलीमीटर प्रति 10 लीटर घोल में अवश्य मिलाएं। किसान अपने रोपे गए धान की फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में झुलसा रोग होता है। इस रोग के लक्षण को देखते ही फसल में फफूंदीनाशी दवा मैंकोजेब का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। तना छेदक कीट के आक्रमण से फसल में ऊपरी पत्तियां एवं मुख्य तना सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में कीटनाशी दवा एमिडाक्लोरप्रिड या ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल का छिड़काव 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। परंतु इन कीटों का फसल में अधिक प्रकोप होने पर दानेदार कीटनाशी दवा कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। इस दानेदार कीटनाशी दवा के भुरकाव के समय खेत में कम से कम 2 सेंटीमीटर पानी स्थिर होना चाहिए। मध्यम जमीन के प्रति खेत में इस समय मकई की कम अवधि वाली किस्म जैसे बिरसा मकई 1, बिरसा विकास 2, प्रिया विवेक आदि में से किसी एक किस्म की बुआई मेढ़ बनाकर करें। फसल को धड़ छेदक कीट से बचाने के लिए बुआई के 15 दिनों बाद दानेदार कीटनाशी कार्बोफ्यूरॉन दवा के 8 से 10 दाना प्रति गाभा डालें। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। साथ ही पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। इस समय मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के आक्रमण की प्रबल संभावना है। इससे बचाव के लिए फफूंदीनाशी दवा टॉप्सिन M या रोको का छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। ऊपरी जमीन में इस समय विभिन्न फसलों जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली आदि में भुआ पिल्लू का आक्रमण हो रहा है। अगर इनका आक्रमण प्रारंभिक अवस्था में है तथा पिल्लू की संख्या कम हो तो हाथ से चुनकर या राख में मिट्टी तेल मिलाकर भुरकाव करने से इसका निदान किया जा सकता है। परंतु कीटों की संख्या अधिक रहने पर किसी भी सिस्टमैटिक कीटनाशी दवा जैसे स्पाइनोरोड 0.5 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोरप्रिड का छिड़काव मौसम को देखते हुए करें। वर्तमान मौसम में मवेशियों में संक्रमित रोग के लगने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है, अतः अपने जानवरों को खुला न छोड़ें तथा यह विशेष ध्यान रखें कि मवेशी बाहर का संक्रमित पानी न पिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अकोर, जिला मधुबनी के कृषक अवनीश कुमार ने। यह धान रोपाई यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अवनीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
किसान भाइयों, आप लोग देखे होंगे कि जो धान रोपते हैं उसमें यदि हम पुरानी विधि से करें तो उसमें एक एक धान महिलाएं ज़्यादातर काम करती हैं और उसमें देखते होंगे कि धान रोपने में उनको अधिक बहुत समय लगता है और कतार से कतार के बीच में दूरी भी उन्हें रख पाते हैं और थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपको खर्च भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिस कारण हम लोग को जितना उपज होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो आपको मशीन हम दिखाने जा रहे हैं, धान रोपने वाला मशीन। पहला बात है कि हमारे पास हाथ से भी रोपने वाली मशीन है और सेल्फ प्रोपेल भी मशीन है। तो सेल्फ प्रोपेल मशीन का मतलब है कि उसमें इंजन और बाकी धान रोपने वाला पार्ट सब एक साथ रहता है। इसमें आप जिसको कहते हैं सेल्फ प्रोपेल राइस ट्रांसप्लांटर, इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंजन है, उसमें से जैसे ड्राइवर जो चलाता है उसको, और 8 गो इसमें फिंगर लगे हुए हैं जो कि धान को रोपने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो भी इस मशीन में धान रोपते हैं उसमें हमको मेट टाइप सीडलिंग का उपयोग है। मेट मतलब जो प्लास्टिक में हम लोग जो सीडलिंग उगाते हैं उसका उपयोग करते हैं। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाईनुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाईनुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाईनुमा पौध तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखाई देने लगे तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो जड़ जो है एक दूसरे से फंसता नहीं है और उसी सीडलिंग को हम लोग इस मशीन में डाल देते हैं। और देखिए इसमें 8 फिंगर्स हैं जो कि एक घूमते रहते हैं और वो कतार से कतार मतलब 2 लाइन में आपको 8 लाइन में एक साथ रोकते चल जाएंगे। और इस प्रकार से आपका जो कतार से कतार के बीच की दूरी और पौधा से पौधा के बीच की दूरी को भी हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। मचाई करने के बाद मिट्टी के कणों को स्थिर होने के लिए 24 या 36 घंटे या आवश्यकता अनुसार छोड़ दें, जिससे ऊपरी सतह हल्की सख्त हो जाए। इसके बाद यंत्र से रोपाई करें। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उठाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन के प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकते हुए प्रवेश कराना चाहिए। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट का पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। और इसमें देखिए कि इसमें एक जो चक्का आप आगे देख रहे हैं जो रबर का है, वो चक्का खेत तक ले जाने के लिए है। लेकिन जब हम खेत में ले जाते हैं तो दूसरे चक्का लगाते हैं, जो देखिए एक लोहा का जो चक्का देख रहे हैं, इस चक्का को हम लोग उस चक्का प्लास्टिक वाला को हटा लेते हैं और इस चक्का को लगा लेते हैं और इसमें ड्राइवर चलाते रहेगा और इस प्रकार से आपको एक साथ में 8 लाइन में धान को रोपाई करते जा सकते हैं। और इस प्रकार से 1 घंटा में यदि आप देखें तो इस मशीन के द्वारा 1 घंटा में आराम से 1 एकड़ खेत में की आप रोपाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है खर्च का, तो इस मशीन में ये डीजल इंजन से ऑपरेटेड है। इसमें 1 घंटा में मात्र 600 ml तेल खाता है, मतलब बहुत कम। और चलाने वालों की बात करें तो चलाने वाला 1 आदमी रहेगा और जो बिचड़ा है उसको डालने वाले 2 साइड में 2 आदमी बैठेंगे। और मान ली बिचड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए 1 आदमी लाने वाला, मतलब 4 आदमी आराम से इस मशीन से काम कर सकते हैं। तो इस बात से टोटल खर्च भी आप जोड़ते हैं तो प्रति हेक्टेयर तो मात्र आपको 2000 से कम में ही आपका खर्च में आपका पूरा खेत की रोपाई हो जाएगी। इसी प्रकार से हाथ से रोपने वाले भी यंत्र हैं जो कि
अलग अलग संस्थानों ने बनाया है। जैसे CRI कटक ने 4 लाइन के रोपने वाला मशीन बताया है। उसके बाद पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने 6 लाइन में धान रोपने वाला मशीन बनाया है और इस मशीन में 3 से 4 सीडलिंग एक साथ में रोप सकते हैं। इन यंत्र की कीमत अलग अलग होती है, जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्त चालित रोपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है, जो कि 2 से 4 कतारों में रोपाई करता है। वहीं शक्ति चालित रोपाई यंत्र कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ये मशीन बहुत उपयोगी है। और जहाँ तक बात है इसमें सब्सिडी की बात है तो हमारा झारखंड सरकार अधिकतर कृषि यंत्रों पे सब्सिडी दे रही है, महिला समूहों में भी दे रही है और यदि कोई चाहे कि एक भी खरीदना चाहे तो वो भी आज दिया जा रहा है। तो उसमें आपको जनरल, OBC, SC, ST अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी गवर्नमेंट की सब्सिडी दी जा रही है। और इसके विशेष जानकारी के लिए आप जहाँ पर हैं उसके ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे वहाँ से आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी मशीन के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।